नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत चीन तनाव के बीच अब एक ऐसा नया विवाद शुरू होने वाला है जिसका आभास पहले से ही था। जिस तेजी के साथ चीन अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, अंदाजा था कि ये उसे भारी पड़ेगा और वो हुआ। भारत से तिब्बत का वो ऐलान जिसके बारे में सोचकर ही टूटे फूटे चीनी मैप की तस्वीर सामने आ जाती है। तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने वाले जिनपिंग इस समय गुस्से से लाल हो चुके हैं, क्योंकि तिब्बत बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने भारत से चीन की नींद उड़ाने वाला ऐलान जो कर दिया है। ऐलान कि उनकी मौत के बाद अगला दलाई लामा एक आजाद देश से होगा, ना कि चीन से। जिस आजाद देश की बात दलाई लामा कर रहे थे वो देश भारत है। जी हाँ, चीन को पहले से ही डर था कि तिब्बत के अगले दलाई लामा के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। वो ऐलान भी हो गया। इससे बड़ा डर ये कि कहीं इस नाम की घोषणा बिना चीन की मर्जी से भारत से ना हो जाए, तो वो भी हो गया। चीन कई बार चेतावनी दे चुका था कि अगला दलाई लामा चीन तय करेगा, लेकिन दलाई लामा घोषणा कर चुके हैं कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा हुआ। वो पहले ही भारत का जिक्र कर चुके हैं। भारत के धर्मशाला दलाई लामा ने हाल ही में अपने उत्तराधिकारी की पुनर्जन्म प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घोषणा की है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक राजनीति, तिब्बती आजादी और चीन के प्रभाव के संदर्भ में भी बेहद निर्णायक मानी जा रही है। दलाई लामा ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके उत्तराधिकारी की खोज पारंपरिक धार्मिक पद्धति और तिब्बती परंपराओं के अनुरूप ही की जाएगी। उन्होंने किसी भी बाहरी हस्तक्षेप, खासकर चीन की दखलंदाजी को सख्ती से खारिज कर दिया है। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए उन्होंने 2015 में स्थापित गार्डन फोद्रांग ट्रस्ट अब 14वें दलाई लामा की उत्तराधिकारी प्रक्रिया का आधिकारिक देखरेखकर्ता बन गया है। यह ट्रस्ट ये सुनिश्चित करेगा कि दलाई लामा की पुनर्जन्म प्रक्रिया पारंपरिक विधियों से हो, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, धार्मिक समुदाय में एकता और स्पष्टता बनी रहे। ट्रस्ट के तहत विशेषज्ञ भिक्षु, विद्वान और धार्मिक नेता मिलकर नए दलाई लामा की पहचान के लिए कार्य करेंगे। यही ट्रस्ट भविष्य में पुनर्जन्म की प्रक्रिया की देखरेख करेगा और नए दलाई लामा की पहचान करेगा। दलाई लामा के ऐलान के मुताबिक दलाई लामा का कार्यालय जारी रहेगा। उनके द्वारा बनाया गया फाउंडेशन गार्डन फोद्रांग ट्रस्ट पुनर्जन्म को मान्यता देगा। चीन सहित किसी की भी कोई भूमिका इस दौरान मान्य नहीं होगी। पुनर्जन्म एक स्वतंत्र देश में होगा। ये भी ऐलान दलाई लामा कर चुके हैं। दलाई लामा ने बताया कि पिछले 14 सालों के दौरान दलाई लामा को तिब्बत, प्रवासी तिब्बती समुदाय और एशिया के विभिन्न बौद्ध अनुयायी जैसे चीन, मंगोलिया और रूस से लगातार ये आग्रह प्राप्त हो रहा है कि दलाई लामा की पवित्र परंपरा को बनाए रखा जाए और उसकी निरंतरता सुनिश्चित की जाए। इन अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए दलाई लामा ने अब औपचारिक रूप से ये स्पष्ट किया है कि ये परंपरा जारी रहेगी, लेकिन इसका पालन केवल धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर किया जाएगा, न कि किसी राजनीतिक शक्ति के हस्तक्षेप से। यहाँ लगातार चीन का ही जिक्र हो रहा था। ये घोषणा ऐसे समय में आई जब चीन लगातार ये संकेत दे रहा है कि वो अगले दलाई लामा की पहचान की प्रक्रिया में अपनी भूमिका तय करना चाहता है। बीजिंग की मंशा तिब्बत पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने की है और इसके तहत वह धार्मिक संस्थाओं को भी अपने राजनीतिक नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहा है। दरअसल तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि प्रबुद्ध भिक्षु अपनी आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। अब समझते हैं कि ये दलाई लामा कौन होते हैं और ये इतने जरूरी क्यों है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख धर्मगुरु होते हैं, जिन्हें तुलुकु माना जाता है, यानी ऐसे आध्यात्मिक नेता जो जन्म के बाद बार बार पुनर्जन्म लेते हैं। दलाई लामा करुणा के बौद्धित्व के अवतार माने जाते हैं। उनके प्रत्येक पुनर्जन्म को तिब्बती बौद्ध भिक्षु पारंपरिक और दैविक संकेतों के आधार पर खोजते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया कैसे होती है। जब किसी दलाई लामा का निधन होता है तो वरिष्ठ भिक्षु और लामाओं का समूह गहन अध्ययन और पूजा में लीन हो जाता है। उन्हें स्वप्न, ध्यान की अनुभूतियां और बाकी दैविक संकेतों के माध्यम से अगले दलाई लामा के जन्म स्थान की झलक मिल सकती है। कभी कभी लाहामो लात्सो नामक झील का सहारा लिया जाता है, जो तिब्बती मान्यता के अनुसार भविष्यदर्शी झील है। इसे देखकर लामा लोग अगले पुनर्जन्म से जुड़े संकेत और दृश्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। संकेतों के आधार पर एक विशेष क्षेत्र में जन्मे कुछ बच्चों की पहचान होती है। इन बच्चों का निरीक्षण उनके व्यवहार,
याददाश्त और मानसिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। संभावित उम्मीदवारों को उन वस्तुओं के सामने रखा जाता है जो पिछले दलाई लामा की थी। अगर बच्चा सही वस्तुओं को पहचान लेता है या विशेष बातें करता है तो उसे दलाई लामा का पुनर्जन्म मान लिया जाता है। फाइनल चयन के बाद भिक्षुओं का समूह और तिब्बती समाज उस बच्चे को दलाई लामा के रूप में मान्यता देता है। इसके बाद उसे शिक्षा, ध्यान और नेतृत्व के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन दलाई लामा चीन पर इतना बड़ा ऐलान कर देंगे, चीन इसे स्वीकार कर लेगा, ये भी मुमकिन नहीं है। चीनी तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा की पुनर्जन्म प्रक्रिया को चीन अपने तरीके से रोकने की कोशिश जरूर करेगा। इसके लिए सबसे पहले वो अपने नियंत्रण वाले तिब्बती क्षेत्र में एक बच्चे को अगला दलाई लामा घोषित कर सकता है, जैसा उसने 1995 में पंचेन लामा के मामले में किया था। यह कदम चीन को धार्मिक उत्तराधिकारी की प्रक्रिया पर दावा करने का अवसर देगा और वैश्विक स्तर पर वैध दलाई लामा को लेकर भ्रम फैलाने का मौका देगा। इसके साथ ही चीन गार्डन फोड्रांग ट्रस्ट और तिब्बती निर्वासित सरकार को अवैध करार दे सकता है और इन संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश भी निश्चित तौर पर चीन करेगा। किसी भी मामले के लिए चीन के लिए प्रचार और दुष्प्रचार एक अहम हथियार रहने वाला और ये हमेशा से रहा है। वो अपनी राज्य नियंत्रित मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से खूब झूठ फैलाएगा, झूठा प्रचार करेगा। दलाई लामा अब धार्मिक गुरु नहीं है ये भी कह सकता है, राजनीतिक व्यक्ति बन चुके हैं ये भी कहेगा और उनकी पुनर्जन्म प्रक्रिया विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित है ये भी कह सकता है। साथ ही चीन उन देशों पर भी दबाव बना सकता है जो दलाई लामा या उनके द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी को मान्यता देने की बात करेंगे। भारत, अमेरिका और यूरोपीय देश विशेष रूप से इस कूटनीतिक दबाव के सबसे प्रमुख टारगेट बनेंगे। इसके अलावा चीन तिब्बत के भीतर बौद्ध मठों, लामाओं और धार्मिक संस्थाओं पर और ज्यादा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करेगा जो वो करता है। वो इन संस्थानों को केवल सरकारी दलाई लामा को ही मान्यता देने के लिए बाध्य कर सकते हैं, उन्हें प्रवोक कर सकते हैं। इसके लिए धार्मिक शिक्षा को सीमित किया जा सकता है। मठों में सरकारी अफसरों की निगरानी बढ़ सकती है। जो विरोध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। चीन संयुक्त राष्ट्र या बाकी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस विवाद को आंतरिक मामला बताकर खारिज करने की खूब कोशिश करेगा ताकि बाहरी देशों को बोलने का मौका ना मिले, खासतौर पर अमेरिका, जिसने तो हाल फिलहाल में इसकी आजादी के लिए एक्ट लाने की घोषणा की। हालांकि इतना आसान भी नहीं होगा। 14वें दलाई लामा की हालिया घोषणा, गार्डन फोड्रांग ट्रस्ट की सक्रियता और विश्व समुदाय के कुछ प्रमुख देशों का समर्थन चीन की योजनाओं के लिए चुनौती बन सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बती समुदाय एकजुट रहा तो चीन द्वारा घोषित किसी दलाई लामा को धार्मिक और वैश्विक मान्यता मिलना मुश्किल होगा। ये विवाद अब केवल धार्मिक नहीं रहा है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और नैतिक संघर्ष बन चुका है जिसमें तिब्बती पहचान की रक्षा की लड़ाई जुड़ी हुई है। और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दलाई लामा ने एक घोषणा कर दी है जिसने फिलहाल चीन में भूचाल ला दिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।